दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर बीजेपी नेताओं को ये नारा लगाते सुना होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और अक्सर आपने प्रधानमंत्री जी को भी नारी सुरक्षा की बात करते सुना होगा, महिला सुरक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाए जाने का उपदेश देते हुए भी सुना होगा। तो आज हम इस वीडियो में इन नारों और उपदेशों की हकीकत को समझने का प्रयास करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन नारों और उपदेशों की हकीकत क्या है, इन नारों की सच्चाई क्या है। और इन नारों और इन उपदेशों की हकीकत उस वक्त खुल जाती है जिस वक्त मणिपुर के सीएम आकर ये कहते हैं कि हमारे राज्य में गैंग रेप की सैकड़ों घटनाएं घट चुकी हैं। क्या कर रहे थे आप? मुख्यमंत्री हैं आप उस राज्य के। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस तरह की घटनाओं को रोकें। आप इस तरह की घटना पर शर्मिंदा होने की बजाय आकर ये कहते हैं कि एक गैंग रेप को लेकर इतना हो हल्ला क्यों मचाया जा रहा है। इस तरह की तो सैकड़ों घटनाएं घट चुकी हैं। और इन दावों, इन वादों, इन नारों की हकीकत उस वक्त खुल जाती है जिस वक्त गुजरात की सरकार बिल्किस बानो के बलात्कारियों को समय से पहले रिहा कर देती है। और उस वक्त भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सुरक्षा जैसे नारों की हकीकत खुल जाती है जिस वक्त हरियाणा की खट्टर सरकार बलात्कारी राम रहीम को पैरोल पर पैरोल दिए चली जाती है। और अब उत्तर प्रदेश के एक फैसले ने भी इन दावों और नारों की हकीकत खोल कर रख दी है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार के एक फैसले ने एक महिला की हत्या के अपराध में सज़ा काट रहे, आजीवन सज़ा काट रहे अमर मणि और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी को रिहा कर दिया गया है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में उसी घटना पर बात करेंगे जो उत्तर प्रदेश की है, जहां पर उत्तर प्रदेश के एक फैसले के चलते जो है अमर मणि और उनकी पत्नी को समय से पहले रिहा कर दिया गया है। तो सबसे पहले इस कहानी के पात्रों को समझ लेते हैं, क्योंकि इनके नाम काफ़ी मिलते जुलते हैं और हो सकता है कि मैं इस कहानी को बताते हुए कई बार नाम लेने में गलती कर जाऊं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं अमर मणि त्रिपाठी हैं इस कहानी के किरदार। दूसरी किरदार जो है उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी हैं। तीसरा किरदार जो है मधुमिता शुक्ला नाम है इनका, जिनकी हत्या के अपराध में ये दोनों जो है आजीवन कारावास की सज़ा काट रहे थे। तीसरा किरदार रोहित चतुर्वेदी, ये भी जो है हत्या के अपराध में आजीवन सज़ा काट रहे हैं। और चौथा किरदार शूटर संतोष राय। पांचवें किरदार निधि शुक्ला और एक और किरदार अमन मणि त्रिपाठी, जो कि अमर मणि त्रिपाठी का बेटा है। तब आप जो है देख पा रहे होंगे कि कितने मिलते जुलते नाम हैं ये, अमर मणि, अमन मणि, मधुमणि, मधुमिता। तो हो सकता है कि जो है हम बताने में एक दो बार गलत उच्चारण कर जाएं नाम का। तो सबसे पहले हम अमर मणि त्रिपाठी के बारे में जान लेते हैं कि ये कौन है। ये उत्तर प्रदेश के जो है एक बाहुबली नेता हैं, जो उत्तर प्रदेश की कई सरकारों में मिनिस्टर रह चुके हैं और ये उन प्राथमिक बाहुबली नेताओं में शामिल हैं जो जेल में रहते हुए भी चुनाव जीत चुके हैं। और ये लगातार नौतनवा विधानसभा सीट से 4 बार चुनाव जीत चुके हैं। अब हम जो है उस हत्याकांड के बारे में जान लेते हैं जिसके कारण जो है इनको आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। दोस्तों, बात उस समय की है जब कवि सम्मेलनों के मंच पर इक्का दुक्का महिलाएं ही कविता पढ़ते हुए नज़र आया करती थीं। उसी दौर में लखीमपुर की एक युवा प्रतिभाशाली कवियत्री जिसका नाम मधुमिता शुक्ला था, वो कवियों और कविताओं की दुनिया में वीर रस की अपनी रचनाओं के माध्यम से
अपना एक मकाम हासिल करने में, बनाने में लगी हुई थीं, वो उस मुकाम को हासिल कर पाती उससे पहले ही अचानक 9 मई 2003 को लखनऊ के निशातगंज स्थित उनके ही आवास पर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी जाती है और घटना स्थल मुख्यमंत्री आवास से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर है। और फिर इस कहानी में दिलचस्प मोड़ उस वक्त आ जाता है जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पता चलता है कि जिस वक्त मधुमिता शुक्ला की हत्या की गई उस वक्त वो जो है प्रेग्नेंट थी, उनके गर्भ में 7 महीने का बच्चा पल रहा था। और उसके बाद जो है एंट्री होती है मधुमिता शुक्ला के बहन निधि शुक्ला की, जो इस बात का खुलासा करती हैं कि मधुमिता शुक्ला का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मंत्री अमरमणि त्रिपाठी के साथ चल रहा था और इस बात का आरोप लगाती हैं कि मधुमिता शुक्ला के गर्भ में पल रहा बच्चा वास्तव में अमरमणि त्रिपाठी का बच्चा है। अमरमणि त्रिपाठी इन सारे आरोपों को झूठा और बेबुनियाद बताते हुए खारिज कर देते हैं और ये कहते हैं कि मधुमिता शुक्ला के गर्भ में पल रहे बच्चे से उनका कोई संबंध नहीं है। उस वक्त जो है उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार थी। पॉलिटिकल दबाव में जांच को सीआईडी से सीबीआई को ट्रांसफ़र करना पड़ा। सीआईडी 20 दिन की जांच के बाद इस केस को सीबीआई को ट्रांसफ़र कर देती है और सीबीआई जो है डीएनए टेस्ट के आधार पर इस बात को प्रमाणित कर देती है कि मधुमिता शुक्ला के गर्भ में पल रहा बच्चा वास्तव में अमरमणि त्रिपाठी का ही बच्चा था। उसके बाद विपक्षी दलों द्वारा इस बात को लेकर हो हल्ला मचाया जाता है कि अमरमणि त्रिपाठी बहुत ताकतवर हैं, मिनिस्टर हैं और बाहुबली नेता हैं, वो उत्तर प्रदेश में जांच को प्रभावित कर सकते हैं और इस बात को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट जो है इस मामले को उत्तराखंड की एक अदालत में ट्रांसफ़र कर देता है। 2007 में उत्तराखंड की एक विशेष अदालत ने 4 लोगों को दोषी करार देते हुए ये 4 लोग कौन हैं जिन्हें दोषी करार दिया? अमरमणि त्रिपाठी, मधुमणि त्रिपाठी और इनके भतीजे रोहित चतुर्वेदी और शूटर संतोष राय समेत 4 लोगों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है विशेष अदालत के द्वारा। ये लोग जो है इस सज़ा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करते हैं। 2012 में उत्तराखंड हाई कोर्ट इनकी सज़ा को बरकरार रखता है। फिर ये जो है सुप्रीम कोर्ट में इस सज़ा के खिलाफ पिटीशन दायर करते हैं और 2013 में सुप्रीम कोर्ट भी इनकी सज़ा को बरकरार रखता है। लेकिन इस सारे घटनाक्रम के दौरान ये लोग तिकड़म करके किसी तरह से जो है उत्तराखंड के हरिद्वार जेल से उत्तर प्रदेश की गोरखपुर की एक जेल में शिफ्ट होने में कामयाब रहते हैं। और निधि शुक्ला का कहना यह है कि इन लोगों ने जितना वक्त जेल में नहीं बिताया उससे ज़्यादा वक्त इन्होंने जेल के बाहर बिताया। उत्तर प्रदेश की गोरखपुर जेल में शिफ्ट होने के बाद अमरमणि त्रिपाठी की पत्नी मधुमणि त्रिपाठी जो है खुद के साइक्रेटिक बीमार होने की बात कहती हैं और इस आधार पर जो है उन्हें बीआरडी हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाता है। बाकायदा उन्हें 8 नंबर वार्ड अलाट कर दिया जाता है जिसमें वो सालों साल अपना इलाज कराते रहती हैं और उनके पति रोज़ाना उनसे मिलने के लिए जेल से आया करते हैं। तो साथियों, आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि अमरमणि त्रिपाठी जो है जेल की वैन में अपनी पत्नी से मिलने अस्पताल नहीं आया करते थे, बल्कि वो खुद की गाड़ी में आते थे और जेल के कैदी के वस्त्र भी नहीं पहने होते थे, वो अपने खुद के कपड़े पहन कर आते थे। एक स्टिंग ऑपरेशन में ये भी खुलासा हुआ है कि वो अस्पताल के उसी वार्ड में जनता दरबार लगाया करते थे और उनकी ताकत का अंदाज़ा लगाइए। ये आलम था कि जनता दरबार के दौरान उनकी अनुमति के बिना किसी अधिकारी को भी जो है उनसे मिलने की अनुमति नहीं थी, मिल नहीं सकता था उनकी अनुमति के बगैर।
तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अपराधियों को लेकर भी सिस्टम में किस तरह से अलग अलग भेदभाव है, बर्ताव है। और आप लोग जानते ही होंगे कि बहुत सारे ऐसे कैदी हैं जैबुन्निसा, जिन्हें ना तो उम्र के आधार पर पैरोल मिली, ना तो अच्छे आचरण के आधार पर उन्हें समय से पूर्व रिहा किया गया। फादर स्टैन स्वामी, जो अपनी बीमारी और अपनी उम्र का हवाला देकर पैरोल मांगते रह गए, लेकिन उन्हें पैरोल नहीं मिली और अंततः जो है जेल में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। तो बहुत सारे ऐसे कैदी हैं जो बरसों से जेलों में बंद हैं, ना तो उन्हें पैरोल मिल पाती है और ना ही जो है अच्छे आचरण के आधार पर उन्हें जेलों से रिहा किया जाता है। सोचने वाली बात यह है कि भाजपा सरकारों की दया के पात्र ऐसे अपराधी ही क्यों होते हैं जो महिलाओं के विरुद्ध जघन्य अपराध के चलते जो है जेलों में सज़ा काट रहे होते हैं। दूसरी बात ये कि जब ये रिहा होकर अपने घर वापस आते हैं तो आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरह का माहौल रहा होगा। देश में एक नई परंपरा विकसित हो चुकी है। जब भी कोई हत्यारा या बलात्कारी, खासकर भाजपा समर्थित हो, तो फिर उसका ज़ोर शोर से स्वागत सम्मान किया जाता है, फूल माला बैंड बाजे के साथ। और वैसा ही कुछ यहाँ पर हुआ। और बड़े मज़े की बात तो ये है कि इनकी रिहाई को लेकर इनके बेटे अमन मणि ने ये कहा है कि मुख्यमंत्री योगी परिवार की तरह हैं। और इसने जो है अपने पिता के जेल से घर आने को भगवान राम के वनवास से वापस अयोध्या आने की घटना के साथ जोड़ा है। इस मूर्ख को ये नहीं पता है कि भगवान राम अपने पिता का वचन निभाने के लिए, उनके आदेश का पालन करने के लिए 14 वर्ष के वनवास पर थे। वो किसी आपराधिक कृत्य के मामले में कारावास में नहीं थे, बल्कि वो पिता का वचन निभाने के लिए वनवास पर गए थे। और जबकि अमर मणि त्रिपाठी जो है एक महिला की हत्या के अपराध में कारावास की सज़ा भोग रहा था। अब इसके दिमागी दिवालियेपन को लेकर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में टिप्पणी करके बता सकते हैं उसके इस बयान पर आपकी क्या राय है। और अब हम जो है मधु मणि और अमर मणि के बेटे अमन मणि की भी चर्चा कर लेते हैं कि किस तरह, उससे समझने में आसानी होगी कि किस तरह का ये त्रिपाठी ख़ानदान है। अमन मणि त्रिपाठी के ऊपर जो है अपनी पत्नी सारा सिंह की हत्या का आरोप है और ये जो है इस समय बेल पर बाहर हैं। तो साथियों, जो है आप इस पूरे घटनाक्रम को किस नज़रिए से देखते हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो समाप्त करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अमर मणि त्रिपाठी को रिहा करने की, वक्त से पहले रिहा करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। इस बारे में राजनीतिक विश्लेषकों का मानना ये है कि पूर्वांचल में भाजपा को एक सशक्त ब्राह्मण चेहरे की ज़रूरत है और उन्हें ये चेहरा जो है अमर मणि त्रिपाठी के चेहरे में नज़र आया। एक हत्यारे नेता के चेहरे में जो है बीजेपी को ये संभावना दिखाई देती है कि अगर ये शख्स पूर्वांचल में हमारी तरफ से पार्टी का चेहरा होगा तो पार्टी को जो है चुनाव में लाभ हो सकता है। राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो है इनकी रिहाई का आर्डर जारी किया गया है उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा। अब आप इस पूरे घटनाक्रम पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में टिप्पणी करके ज़रूर बताएं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।